पिथौरागढ़ में एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर भूस्खलन। टनल के भीतर काम करने वाले 9 कर्मी फंसे, 8 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। बाकी अभी 11 कर्मियों को निकालने का प्रयास जारी। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलना मुश्किल। कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जोशीमठ में नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल हुआ ध्वस्त, कई गांवों से संपर्क टूटा। डीडीआर से विधायक विश्वंत सिंह चौफाल और दर्जोधारी हेमराज विष्णु में जुबानी जंग जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, सोशल मीडिया में बयानबाजी सही नहीं। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, लूटा गया सारा माल बरामद हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पिथौरागढ़ के इलागाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बताते चले कि एनएचपीसी पावर हाउस की टनल में भूस्खलन हुआ और ऐसे में टनल के मुहाने पर भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया। टनल के भीतर काम कर रहे 19 कर्मी फंस गए, जिसमें से 8 कर्मियों को अभी फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाकी अभी भी 11 कर्मियों को निकालने के प्रयास जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए 19 यहाँ कर्मचारी थे जो टनल के अंदर फंसते हुए नजर आए। इसमें से 8 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है और 11 कर्मी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां देखिए उत्तराखंड में लगातार भीषण बारिश हो रही है। ऐसे में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। ऐसे टनल के मुहाने पर ये भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक 11 कर्मी हैं जो फंसे हुए हैं। 8 लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया जा चुका है। आपको बताते चले कि जो टीमें हैं वहां पर फिलहाल मौजूद नजर आ रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है। ऐसे में टनल के मुहाने पर ये भूस्खलन हुआ, इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है, लेकिन लगातार टीमें प्रयासरत नजर आ रही है। ऐसे में 8 कर्मियों को बाहर भी निकाला जा चुका है। 11 को निकालने का प्रयास भी अभी तक जारी है। आज जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि टनल के मुहाने में यहाँ पर भूस्खलन हुआ है, ऐसे में 8 लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, जो 11 लोग फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति? जी, मैं आपको बताऊं, धारचूला के एलागाड़ के पास एनएचपीसी का एक पावर हाउस है। उसके टनल के मुहाने पर भूस्खलन होने से उसके अंदर जो 19 कर्मचारी थे वो जो है उसके अंदर फंस गए। प्रशासन के द्वारा जो है राहत और बचाव कार्य किया गया, जिसमें से 8 लोगों को निकाल लिया गया है और 11 लोगों को भी अभी निकालने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर एसडीआरएफ, पीआरओ और जिला प्रशासन की टीम लगातार वहाँ पर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। हमारी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, उनका कहना है कि 11 लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनको भी जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। अंदर वो कोई भी इस तरह से परेशानी में नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण बड़ी परेशानी में पूरा जिला अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए हम 2023 की बात करते हैं तो सिलक्यारा टनल में भी इसी तरीके का हादसा हमें देखने को मिला था। लगभग 41 मजदूर थे जो इस हादसे में फंस गए थे। ऐसे में दोबारा से इसी तरीके की जो स्थिति हमें एक बार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही हम इसे कह सकते हैं या फिर कुदरत का कहर? इसे हम कहने कहें, जिस तरह से पिथौरागढ़ में लगातार बारिश हो रही है, इसको हम कुदरत का कहर ही कहेंगे। और अचानक पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। धारचूला क्षेत्र में जो है कैलाश मानसरोवर का मार्ग है, उसमें भी कई स्थान पर भूस्खलन हुआ है। उसी की तरह धारचूला का जो एलागाड़ के पास जो एनएचपीसी का ये पावर हाउस था, उसका जो टनल है उसके मुहाने पर भारी भूस्खलन हो गया था। उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, 19 कर्मचारी थे, वो फंस गए थे। तत्काल जो है जिला प्रशासन और बीआरओ जो एसडीआरएफ के द्वारा राहत बचाव कार्य किया गया, उनके द्वारा 8 लोगों को तो निकाल लिया गया और 11 लोगों को भी वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है। लगातार उनसे वार्ता की जा रही है। ऐसी कोई भी मतलब खतरे वाली बात नहीं है। लगातार सब कुछ वहाँ पर सामान्य बना हुआ है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 3 नया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक
मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण को सुना, जहां कैबिनेट मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। देशवासियों से, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें मन की बात के लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, जरूर निकालने चाहिए। मन की बात में ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती है जो हम लोगों को नहीं होती। जैसे आज प्रतिभा सेतु पोर्टल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था पॉडकास्ट के बारे में। और हमारे वो जो नई जनरेशन है, जिस प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ, हैदराबाद के नवाब की अलग रियासत थी, कैसे उसको सरदार पटेल जी ने अपने कब्जे में किया। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी कई और जानकारियां हमें मन की बात से मिलती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ जो है उस व्यक्ति को होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का रविवार को 125वां संस्करण हुआ, जिससे मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट समेत तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुना। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री हर मन की बात संस्करण में प्रेरणादायक बातों को उद्बोधन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन के लिए खेल जरूरी है। प्रधानमंत्री जी हर मन की बात में प्रेरणादायक बातों का उद्बोधन करते हैं। और मैं कह सकता हूँ आज खेल जगत में उन्होंने जो प्रतिभावान लोग थे उनका परिचय कराया। इसके साथ साथ युवाओं से अपेक्षा भी किया, आवश्यकता भी है कि खेल ही स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ स्वदेशी का आह्वान उनके द्वारा किया गया और हम सब लोगों ने निश्चय किया है अपने जीवन में हम स्वदेश को अपनाएंगे। डीडीहाट से विधायक विश्वंत सिंह चुफाल और दर्जाधारी राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट के बीच जवानी जंग चल रही है, जिससे भाजपा की किरकिरी हो रही है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने कहा कि उनकी विश्वंत सिंह चुफाल और हेमराज बिष्ट से बात हुई, दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई थी जो दूर हो जाएगी। मयंक भट्ट ने कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें पार्टी फोरम पर ये बात रखनी चाहिए, न कि खुलेआम सोशल मीडिया पर इस तरीके से बयान देने चाहिए। मेरी चुफाल जी से वार्ता हुई है और दायित्वधारी से बात हुई है, कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं, बहुत जल्द उनको दूर कर दिया जाएगा। और मैंने कहा भी है कि इस प्रकार का बयान कम से सार्वजनिक स्थलों पर ना हो। कोई विषय ध्यान में आता है, कोई विषय मन में भी होता है तो पार्टी फोरम पर बात करके माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करें। किसी भी विधायक को किसी प्रकार का वक्तव्य और ये सार्वजनिक रूप में देने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बावजूद मंडलीय अधिकारी अब भी पौड़ी मुख्यालय में नियमित रूप से नहीं बैठ पा रहे हैं। जनता के लगातार धरना प्रदर्शन और विरोध के बाद भी अधिकारी अपनी कुर्सी देहरादून में ही जमाए हुए हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर गढ़वाल कमिश्नर और मंडलीय अधिकारी पौड़ी में अपने दफ्तरों में नहीं बैठते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज भी ऐसा यूपी में भी नहीं हुआ कि गढ़वाल कमिश्नर मुख्यमंत्री का सचिव भी हो, लखनऊ में कोई और विभाग भी उस पे हो और वो मंत्री की तरह या मुख्यमंत्री की तरह 2 महीने 3 महीने विजिट करने के लिए आए, मीटिंग ले और तब कहे कि मैं 3 महीने में अंदर मीटिंग लो। तो मीटिंग लेने के लिए थोड़ी हो यहाँ सचिव क्यों बनाया आपने भाई? मुख्यमंत्री पर सचिव पे इतना टाइम ही नहीं है कि वो पौड़ी आके बैठ सके। एहसान कर रहे हो हम पे कि साहब मैं 3 महीने में मीटिंग लेने के लिए आऊंगा, 6 महीने में मीटिंग लेना, कोई एहसान कर रहे हो हम पे? क्या तनख्वाह ले रहे हो भाई? फ्री में सेवा थोड़ी कर रहे हो। तो ये दुर्भाग्य मैं सोचता हूं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि गढ़वाल कमिश्नर को मंडल मुख्यालय पौड़ी में बैठाने का काम करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर को पौड़ी में नहीं बैठाया गया। दूसरा, गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा भी कहा गया कि मैं प्रत्येक माह
यहाँ गढ़वाल मंडल मुख्यालय में बैठ के सभी कर्मचारियों की बैठक लूँगा और यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी देख रेख करूँगा। लेकिन अभी तक उनके द्वारा 3-4 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है और गढ़वाल को जो विकास होना चाहिए तो वो विकास नहीं हो पा रहा है। और गढ़वाल मंडल मुख्यालय में गढ़वाल कमिश्नर को ना तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठाया जा रहा है और गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर केवल हवाई दौरा करने के लिए आते हैं और उसके बाद एक दिन में हवाई दौरा करके वो चले जाते हैं। कोटद्वार बस अड्डे के बहुउद्देशीय भवन निर्माण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटर नगर में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि सरकार 10 वर्षों में बहुउद्देशीय भवन निर्माण नहीं कर सकी, जिससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो ये मोटर नगर का गड्ढा एक अभिशाप कोटद्वार के लिए बना हुआ है और आप देख रहे होंगे कि पिछले 15 साल से इन्होंने इसको खोद के पहले तो इसकी मिट्टी बेची भाजपा वालों ने और फिर ये 15 साल से लगातार यहाँ पे जो ये मोटर नगर एक कोटद्वार का जो हृदय स्थल था, यहाँ पे कई इन्होंने कोटद्वार को बड़ा ख्वाब दिखा कि यहाँ पे आधुनिक बस अड्डा बनेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन 15 साल से लगातार देख रहे होंगे कि ये हाल कोटद्वार के है। तो आज कोटद्वार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और अगर जल्दी इस पे काम, ये हर चुनाव में ये मुद्दा बनाते हैं इसे, इनका चुनाव में ये चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे यहाँ के मेयर हो, इन्होंने कोटद्वार की जनता को सपना दिखाया कि हम चुनाव में सपना दिखाते हैं कि हम यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा बस अड्डा बनेगा। लेकिन आज 15 साल से लगातार ये हाल कोटद्वार में है। तो कोटद्वार की जनता को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और जो इन्होंने कृत्य किया है यहाँ पे, इसके लिए कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है और ये एक अभिशाप बना हुआ कोटद्वार के लिए। तो निश्चित तौर पे इन जनप्रतिनिधियों को, कोटद्वार की जनता को पूछना चाहिए कि कोटद्वार का गड्ढा का हर चुनाव में तो मुद्दा बनाते हो कि इसको बनाएंगे और आज उसके बाद भूल जाते हो। तो कोटद्वार की जनता को सोचना चाहिए और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर इस पे जल्दी कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो आगे बड़ा आंदोलन कोटद्वार में करने जा रहे हैं, जिसमें कोटद्वार की जनता को साथ लेके हम यहाँ पे आंदोलन करें। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पर भी अधिकारियों के साथ साठगांठ कर वोटों में धांधली का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मदन कौशिक 5 बार से लगातार हरिद्वार में चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हरिद्वार की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रकार से सत्ता ने, भाजपा ने वोट चोरी की है। आज जन जन को बताने का हम काम कर रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो आपका वोट चुराकर सत्ता में बैठे हैं। तो यदि आज हम नहीं जाके हम इन लोगों के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे, आंदोलन नहीं किया, आवाज़ नहीं उठाई, तो जो लोकतंत्र में, संविधान में जो वोट का अधिकार हम महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, उड़ीसा में जीते, बड़ा चोर पकड़ा गया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक छोटा चोर है मदन कौशिक जो 23 साल से फर्जी वोटों से जीतता आ रहा है। हर जगह फर्जी वोट डले हुए और मैं बीएलओ को जितने 183 बूथ है उनको चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ठीक कर लीजिए वोट जाके घर घर, नहीं तो यूथ कांग्रेस का एक आदमी घर आके बैठ करवाने का काम करेगा। तो चंडीगढ़ पंचायत घर में विजयनगर ग्राम सभा से चुने गए नवनियुक्त ग्राम प्रधान और ग्राम सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में ग्राम प्रधान मीरा विश्वास ने ग्राम सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। बैठक में विजयनगर ग्राम सभा में विकास कार्यों के लिए विशेष चर्चा की गई। इस दौरान नवनियुक्त ग्राम प्रधान मीरा विश्वास ने आज नवनियुक्त ग्राम सदस्यों का स्वागत कार्यक्रम किया। इसके अलावा विजयनगर ग्राम सभा को पूरे जिले में किस तरीके से नंबर 1 पर लाया जाए, इस पर भी चर्चा। विजयनगर ग्राम पंचायत अंडखेड़ा की जो आज एक पहली बैठक आज जो है कि हमारे एक रजिस्टर की कार्रवाई होती है संगठन की। मैं नवनिर्वाचित हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और वार्ड मेंबरों को सबको धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि सब मिलजुल के आगे कार्य करेंगे। इस ग्राम पंचायत की विकास की गति को सब मिल के आगे बढ़ाएंगे। जो सरकार की नियम नीति है उस आधार पे हम चलेंगे। और आज एक हमारे बीच सर अब्दुल रहमान जी आए हैं। मैं इनके नेतृत्व में सबको एक आज कमेटी का ये गठन किया गया मेंबरों के द्वारा। आज पहली बैठक स्टार्ट हुआ है, अभी खुली बैठक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। और ये सभी मेंबरों को हम बुलाए
और जो स्वाभाविक कार्य हैं वो क्या क्या होना है सरकार की तरफ से नई जो स्कीम निकली है जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैरिज मार्च 2010 से जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए जो स्कीम निकली है कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, वही हम बता रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जानकारी है मतलब जो नॉलेज सबके नॉलेज में डाल रहे हैं कि ये करना है। स्वास्थ्य विभाग देहरादून में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहा है, जिसके तहत पूरे जिले में 425 कैंप लगाए जाएंगे। ये स्वच्छता पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से बापू के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जिले के अलग अलग जगहों पर हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से स्टार्ट होकर के 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा। और इसमें हमें जो है हेल्थ कैंप जो हम लगाएंगे डिफरेंट स्थानों पे। इसमें 425 हेल्थ कैंप हमारे द्वारा लगाए जाने हैं डिस्ट्रिक्ट देहरादून में। जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस स्तर की, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे हैं तो हम बेसिक अपनी जो स्वास्थ्य परीक्षण की हमारी सेवाएं देंगे, टीबी स्क्रीनिंग की सेवाएं देंगे, एनसीडी स्क्रीनिंग की सेवाएं देंगे, आरबीएस की टीम के द्वारा जो कुपोषित बच्चों का पहचान की जाती है वो होगा, जो एनीमिया की पहचान की जाती है वो भी होगा। और तो ये तो हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे जो की जाएंगी एक्टिविटी। ऐसी अर्बन में जो हमारे जो यूपीएससी हैं, अर्बन यूपीएससी हैं, उनके माध्यम से हम वहाँ कैंप का आयोजन करेंगे। और अर्बन में हम साथ साथ जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी वहाँ पे आयोजित करेंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्लड जो है वो डोनेशन के रूप में हमें मिल पाए। धराली आपदा के दौरान उत्तराखंड ने यूकाडा के हेलीकॉप्टर बड़े उपयोगी साबित हुए हैं। ऐसे में यूकाडा के हेलीकॉप्टरों ने 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई। यूकाडा ने इस ऑपरेशन की शुरुआत भटपाड़ी से की और जल्द ही मातली बेस कैंप से इसे बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि यहाँ से एक बार में 10 से 12 हेलीकॉप्टर लैंड कर राहत सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं और रेस्क्यू मिशन चलाते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि चूंकि डिज़ास्टर सीजन में जब भी कहीं आपदा आती है तो रोड कनेक्टिविटी हमारी वॉश आउट हो जाती है, और उस कंडीशन में जब तक कि रोड कनेक्टिविटी वापस रिस्टोर ना हो तब तक के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने जितने भी चॉपर पायलट्स को इंगेज किया था और जिस तरीके से हम लोगों के ऑपरेशंस हुए उसने कहीं ना कहीं धराली आपदा को प्रॉपरली एड्रेस करने में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की और जिला प्रशासन की जो मदद की। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उसका एक एसओपी भी बन जाए और फर्दर जब भी हो तो साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग इस तरीके के ऑपरेशंस को करें और किसी भी अप्रिय घटना के बगैर हम लोग स्मूथली अपने ऑपरेशन। देहरादून में वैज्ञानिकों ने विमानों को रडार की पहुंच से बाहर कर देने वाली तकनीक खोज निकाली है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मिश्रण बनाया जिसे किसी विमान या ड्रोन पर लगा दिया जाए तो वो रडार पर नजर नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने इसका पेमेंट ग्राफिक एरा के वैज्ञानिकों के नाम दर्ज कर लिया है। इसी बड़ी खोज का पेमेंट मिलने से ग्राफिक एरा में जश्न का माहौल है। हमें एक ऐसी कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल शीट पे इंडियन पेटेंट ग्रांट मिला है जिस शीट का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम एरोप्लेन और ड्रोन की कोटिंग में कर सकते हैं जो कि रडार से बचने के काम आ सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम वारफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम में कर सकते हैं। धन्यवाद। इस पेटेंट के कार्य को सफल बनाने के लिए हमने कई साल अपनी लैब में मेहनत की। कम से कम 2-3 साल की मेहनत के बाद हमने 200 से लेकर 300 डिफरेंट सैंपल्स बनाए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। उनको हमने लैब में टेस्ट किया, तब जाकर हमें एक वैसा रिजल्ट मिल पाया जो कि एक फ्लेक्सिबल EMI शील्ड बनी और वो एक एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को 12 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक। आज जब केंद्र सरकार ने इस पेटेंट को ग्रांट किया है तो ये हमारे लिए और ग्राफिकर परिवार के लिए एक अत्यंत खुशी की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां डॉग बाइट के मामलों ने देश भर में कोहराम मचवा कर रख दिया। उत्तराखंड के लक्सर और कानपुर में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। यहां भी आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों ने एक माह के भीतर लक्सर कानपुर में 100 से अधिक लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने उन्हें कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है।
महाराष्ट्र में जीते, हरियाणा में जीते, उड़ीसा में जीते। बड़ा चोर पकड़ा गया नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक छोटा चोर है मदन कौशिक, जो 23 साल से फर्जी वोटों से जीतता हुआ आ रहा है। हर जगह फर्जी वोट देने में। पहले दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद और अब उत्तराखंड के भी कई शहरों में डॉग बाइट्स के मामले परेशान कर रहे हैं। यानी कि हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में। यहाँ भी कानपुर और बक्सर क्षेत्र में पिछले एक माह में कई मामले सामने आए, जिस लेकर के बहस भी छिड़ गई है। हालांकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के सीधे निर्देश भी आए, यानी एक तरह से आदेश भी आए हैं, जिस पर साफ तौर पर आवारा कुत्तों के शेल्टर की बात कही गई है। लेकिन जो डॉग लवर हैं उनका पक्ष अलग है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका पक्ष अलग है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या सोचते हैं, किस तरह देखते हैं इन तमाम मामलों को लेकर। जिस तरह से आवारा कुत्तों को लेकर के लोग परेशान हैं, कई बार छोटे बच्चों पर, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या बुजुर्ग कहीं बाजार जा रहे होते हैं, उन पर हमला बोल देते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए? बात आवारा कुत्तों की है। मैं भी 1 साल से अखबार में खबर पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे मामले तो रुड़की के है, जो रोजाना एक खबर अखबार में आती है। आज 70 आदमी कुत्तों के काटने से भर्ती हुए, आज 50 आदमी कुत्तों के काटने से भर्ती हुए। समस्या आवारा कुत्तों की है, लेकिन उन्हें मार भी नहीं सकते। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनकी उचित व्यवस्था करे। जिस प्रकार से गौशालाओं का निर्माण होता है, इसी प्रकार से कुत्तों के शेल्टर होम होने चाहिए। खासकर देहात क्षेत्र में दिक्कत आएगी ना भाई। नगर में तो कर सकते हैं, देहात में अब लंबा इलाका है और आवारा कुत्ते ज्यादा देहात में, देहात के मामले सामने आ रहे हैं। अब जो आवारा कुत्ते हैं उनकी तो पहचान करनी पड़ेगी, और जहाँ भी हैं वहीं से हिंसक और बीमार कुत्तों की पहचान उन्हें ला के जो है शेल्टर होम में रखना पड़ेगा। शेल्टर होम में रखना पड़ेगा जो आवारा हिंसक कुत्ते हैं। आप कुछ बताइए, आवारा कुत्तों को लेकर के बहस छिड़ी, आपने कहा होगा कानपुर और क्षेत्र में कई मामले सामने आ चुके हैं। आवारा कुत्तों की काफ़ी इस समय देखने को मिल रहा है, काट भी रहे हैं लोगों को, और लोग बाग अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ इंजेक्शन नहीं मिल पाते हैं। कुछ गरीब आदमी भी होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को, और आवारा कुत्तों को कहीं अच्छा शेल्टर होम बना के उनको व्यवस्था करनी चाहिए। शेल्टर होम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बात और कही है कि कई बार तो जो गरीब लोग हैं उन्हें एंटी रेबीज भी नहीं मिल पाते, तो बड़ी दिक्कत सामने आती है। तब विरोध और प्रतिरोध हो रहा, उसे त्याग कर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना न करें, लोग उसका पालन करें और साथ में इनकी पुख्ता व्यवस्था करें, ताकि बच्चों को, बुजुर्गों को, या फिर ऐसे स्थानों पर जहां कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है, वहां कुत्ते कई बार हमला बोल देते हैं, उससे बचाया जा सके। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि आवारा कुत्तों को लेकर के एक पुख्ता इंतजाम करना जरूरी, चाहे शहर हो या फिर देहात हो, तभी जा करके इस खतरनाक, यानी कि जो कुत्तों, जो लोग डेली डॉग बाइट का शिकार हो, उससे बचा जा सकता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे, जहां बिहार में कैमूर जिले से बड़ी और हृदय विदारक खबर सामने आई। भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसई गांव में रविवार को तालाब में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई गांव के ही स्वर्गीय संतोष सिंह उर्फ गोरा सिंह के पुत्र बताए जाते हैं। मृतकों की पहचान 13 वर्षीय आदर्श कुमार और 15 वर्षीय आशुतोष कुमार के रूप में हुई। बता दें कि गांव के पास झलखरा पहाड़ी की और मनरेगा योजना के तहत कई तालाब खुदवाए गए। रविवार को गांव के 5 बच्चे खेलने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान आशुतोष तालाब में नहाने चला गया, लेकिन गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगा। उसे डूबता देख छोटा भाई आदर्श भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन तालाब में डूबकर दोनों की मौत हो गई। मामला ये दोनों सगे भाई और 3 अन्य छोटे छोटे लड़के आज रविवार के दिन अक्सर खेलने के लिए जाते हैं उधर। आज भी लोग गए थे वहाँ। पहाड़ जो जलधरा पहाड़ है सुकुलमड़िया के उस पार, वहाँ मनरेगा से बहुत तालाब खोदा गया है। पानी दे करके उसी में से एक लड़का जो है बड़ा आशुतोष कुमार सिंह नहाने लगा। पानी ज़्यादा था उसके अंदाज से कहीं ज़्यादा, और डूबने लगा। तो छोटा जो है आदर्श, ये जब डूबने लगा तो ये कूद गया बचाने के लिए, जबकि इसको भी तैरना नहीं आता है, और दोनों ही डूब गए। डूब करके पानी के अंदर बैठ गए। आप मीडिया के साथी हैं, जानकारी तो आपको भी हो गई होगी। बहुत दुख की घड़ी में हम सब लोग खड़े हैं, और मेरे चैनपुर विधानसभा के अंतर्गत सरैया पंचायत है, गांव मसई, वहाँ के 2 बच्चे सगे ब्रदर, सगे भाई, 2 बच्चे नहाने गए थे तालाब में। उसमें जो है डूब कर उनका डेथ हो गया है। एक बच्चे जो भाई डूब रहे थे, दूसरा बचाने गया, दोनों बच्चे चले गए उनके बीच से। और फिर दुख घटना यह है कि उनके पिताजी भी नहीं है,
और इस दुख घड़ी में तमाम हम सब लोग जनप्रतिनिधि यहाँ हम सब लोग खड़े हैं। तो वहीं बिहार के गया में बीएमपी 3 पर तैनात सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और बैरक के कमरे में पंखे में लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने फिलहाल हत्या का आरोप लगाया। हम आपको बताते चले कि मृतक की पहचान सारण जिले के गंगाजल के निवासी राजेश कुमार सिंह के तौर पर की गई है। हत्या की जांच में पुलिस जुटी हुई है। क्या कुछ मामला है, पुलिस आगे की कार्रवाई में छानबीन कर रही है। आज जांच थाना में चल रहा है, बस मेरा कोई बयान नहीं। जांच चल रहा है, मृत्यु हुआ है, थाना में इनकी चली गई, बोधगया थाना जांच कर रही है, उसके बाद कोई बयान नहीं होगा। ये कुछ ये कर लिए तो हम ऊपर से आए, भाभी से पूछा, उधर जरूर कर, उनका बुरा हाल था कि एक वही घर के मेरे सहारा ही थे, हमारे घर का वही एक समझिए कि घर का जो बरेरी होता है बस वही थे। तो हम लोग को थोड़ा सा भी 1% भी हमको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे भाई उस तरह के, कि मेरे भाई एकदम मर्द टाइप के थे ना, कि तुरंत मतलब क्या बुजदिल टाइप के इंसान नहीं थे। अगर झगड़ा है तो ठीक है, झगड़ा करेंगे उस टाइप के थे। लेकिन कितना भी हम लोग फ़ोन किए यहाँ पे, जहाँ से नंबर आया था वो लोग भी तक क्या परिवार से झगड़ा, परिवार से सब कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग यहाँ पे आए तो एक आदमी ने कहा कि यार ठीक है आइए, मैंने हम बताएं कुछ तो हुआ। फिर यहाँ तो वो लोग भी नाम नहीं यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि वो मना कर दिए हैं। तो बोले कि कुछ हुआ, लेकिन यहाँ आके वो बदल दिए। लेकिन थोड़ा सा हिंस में आया कि भुंजा के लिए झगड़ा हुआ था। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।